Hello dear students, PSC part first. इसमें अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और ये है अपना लेक्चर 5। जिन लोगों ने 1 से 4 तक जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले 1 से 4 तक देखें, फिर 5वां देखें। इसमें अपना चल रहा है यूनिट फर्स्ट सेट्स। सेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, समुच्चयों के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कल अपन ने देख लिए थे एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और करते हैं। समुच्चय में बंटनता का नियम। बंटनता का नियम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स या फिर इन सेट्स। नंबर 1 है इसमें, यदि ABC तथा C कोई 3 समुच्चय हैं तब नंबर 1 है A यूनियन इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये इक्वल होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। और इसका जो सेकंड है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू, ये बराबर होता है A इंटरसेक्शन C B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इन दोनों को आपको प्रूफ करना है। एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है, इन दोनों ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और लिख दिया जाता है सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। इसको कैसे सिद्ध करोगे? ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो इन दोनों सेटों को आपको इक्वल दिखाना है। तो कोई भी दो सेट है A और B, इनको इक्वल कैसे दिखाते हो? यदि A सबसेट हो B का तथा B सबसेट हो A का, यदि आपने ये दिखा दिया, इसका मतलब A इक्वल है B के। तो नंबर 1 को प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट का जो प्रूफ है, प्रत्येक x के लिए आप ये मान लेते हो कि x है वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C का कोई एक एलिमेंट है। अब देखिए यहां से जो यूनियन की परिभाषा है वो क्या कहती है कि x है वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये इसको एक सेट मान लीजिए, इसको एक सेट मान लीजिए। x यदि A यूनियन B इंटरसेक्शन C में है, इसका मतलब आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि x है वो A के अंदर है। यूनियन का आप क्या लगाते हो? या फिर और। x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, यही लगाते हो ना। अब देखिए नेक्स्ट में x तो A के अंदर है, या फिर x कहाँ है? B इंटरसेक्शन C में। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में अपन लगाते हैं तथा x है वो B में भी होना चाहिए तथा C में भी होना चाहिए, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो x B इंटरसेक्शन C के अंदर बिलोंग करेगा।
तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू c, ये लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ से x है वो या तो a में है या फिर इन दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a को एक बार इसके साथ लिख सकते हो कि x या तो a में है या फिर x b में है या फिर दोनों में है, या फिर आप क्या लिख सकते हो x है वो या तो a में है या फिर c में है, दोनों को एक साथ लगा करके लिखते हैं x बिलोंग्स टू a। अब यह है साइन या, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, या x बिलोंग्स टू b, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, तथा x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू c, ये कंडीशन हो सकती है ना। यहां से निष्कर्ष निकाल के अपन ये बात लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, आप बताइए कमेंट करके। ये बातें आपको समझना जरूरी है। अब ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, x बिलोंग करेगा a यूनियन b के अंदर, और यहाँ पर x बिलोंग करेगा a यूनियन c के अंदर। तो यहाँ से ये x बिलोंग कर गया a यूनियन b में, तथा x बिलोंग कर गया a यूनियन c में। अब ये क्या है, x a यूनियन b में है तथा x a यूनियन c में है। यहाँ पर तथा लगा हुआ है, इसका मतलब x है वो इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के अंदर भी है, मतलब दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अच्छा, अभी क्या बताया आपने कि ये वाला जो सेट है वो सबसेट है इस सेट का, ठीक है ना। अब आपको क्या दिखाना है कि ये वाला भी सबसेट होगा इसका। यदि आपने ये दिखा दिया तो ये हो जाएगा दोनों सेट इक्वल। तो यहीं से या तो आप अलग से लिख लीजिए, अलग से नहीं लिख रहे तो यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ पर पहुँच जाइए। ये पहुँच गई, ये लो। अब ये हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अतः x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन, सॉरी a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये बराबर होता है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। आप लोग ये लिख सकते हो, तो इसको उतार लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, कल फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करेंगे आज अपन, इनको आप वेन आरेख से भी समझ सकते हो। इसी प्रकार आप इस सेकंड वाले को कर सकते हो। आज तो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सेकंड वाला पार्ट इसका। अब देखिए, आपको भी इस सेट को इस सेट के बराबर दिखाना है, तो इसके लिए आप कोई भी एक्स ले लेते हो। प्रत्येक एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स का मतलब है आपने इस सेट से जो एलिमेंट लिया है वो रैंडम लिया है। आप कोई सा भी एलिमेंट लेकर के इस प्रॉपर्टी को आप चेक कर सकते हो, ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ से आपने ले लिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। यहाँ से फिर वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इंटरसेक्शन की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर होता है यदि वो एलिमेंट a के अंदर भी हो तथा b के अंदर भी हो। तो इंटरसेक्शन के लिए अपन क्या लगाते हैं, दोनों के बीच में तथा। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके, ये इम्प्लाइज का मतलब है कि जो ये लाइन लिख रहे हैं अपन, और यहाँ से निष्कर्ष निकाल करके अपन लिख रहे हैं।
तो x है वो बिलोंग करेगा A में तथा x बिलोंग करेगा B यूनियन C के अंदर। नेक्स्ट x बिलोंग कर रहा है A के अंदर तथा यहाँ पर यूनियन की प्रॉपर्टी x बिलोंग करता है B में या फिर x बिलोंग करता है C में। अब देखिए यहाँ पर x है वो या तो B में करेगा या फिर C में बिलोंग करेगा या फिर दोनों के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन इधर आप देखते हो x है वो A के अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x बिलोंग करेगा A के अंदर। अब x है वो या तो इसके अंदर बिलोंग करेगा या फिर इसके अंदर बिलोंग करेगा या फिर दोनों के अंदर बिलोंग करेगा। तो आप एक कंडीशन क्या बन जाती है कि x A के अंदर करता है तथा x B के अंदर करता है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनती है x A के अंदर बिलोंग करता है तथा x C के अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ से x बिलोंग करता है A के अंदर तथा x बिलोंग करता है B के अंदर, या फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है या x बिलोंग करता है A के अंदर या फिर x बिलोंग करता है C के अंदर। x बिलोंग करता है C के अंदर, ये दोनों हो गए। अब यहाँ से x बिलोंग करता है, ये किसकी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, A इंटरसेक्शन B में या फिर x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन C में। नेक्स्ट x बिलोंग करता है किसके अंदर, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यहाँ तक आपने क्या बताया है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब इसको इक्वल दिखाना है तो इसको भी इसका सबसेट बताना है। इसके लिए आप इसी प्रोसेस को नीचे से दोहरा दीजिए, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को नीचे से दोहरा दीजिए यहाँ तक, तो आप बता दोगे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। तो इसको चाहे आप अलग लिख लो या फिर इसी के अंदर दोहरा दो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगा करके ये वाली। समझ गए? अब आप यहां से निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हो, अतः A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये उतार लीजिए, आपका ये प्रूफ हो गया। एग्जाम के अंदर आते हैं इतनी सिंपल सिंपल चीजें, तो इनमें तो आप पूरे नंबर ला सकते हो। कल वाले जो क्वेश्चन कराए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही है। उतार लेना इनको। अब कोई और देखते हैं जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 90% रिपीट होकर के ही आते हैं। 90% रिपीट होकर के आते हैं, ये ध्यान रखना है। 90% रिपीट होकर के आते हैं, इसका मतलब कि जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो ही क्वेश्चन पीएससी के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिपीट होकर आते हैं। 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10% क्या, कभी काफ़ी टाइम तो सारे के सारे क्वेश्चन ही इन 10-12 साल के पेपर से मिल जाते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 2-5%, 10% क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो लास्ट ईयर के अंदर नहीं आए हुए हों।
तो आपको ये बात तो ध्यान रखनी ही है। तो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के अंदर आ चुका है वो तो आपको क्लियर करना ही है, उसकी तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या पता वो 10-12% में वो क्वेश्चन आ जाए जो नहीं आए हुए हों, तो वे भी आपको तैयार करने हैं अभी से ही। और ये पेपर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, यदि ABC दो समुच्चयों के सममित अंतर के अंदर आपने क्या देखा था वो बताते हैं। एक बार एग्जाम्पल बना करके लिखिए। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ था आपके लास्ट ईयर या फिर लास्ट कुछ ईयर पहले आया हुआ था कि ABC यदि A, B तथा C कोई 3 समुच्चय हैं तब सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। नंबर 1, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B ये बराबर होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A, A माइनस B यूनियन B माइनस A। आप लोग देखिए अपनी नोटबुक के अंदर आपको दो समुच्चयों के सममित अंतर की डेफिनेशन लिखाई थी, जिसको आप डिनोट करते हो A एडिशन मॉड्यूलो ऑफ B से। तो उसके अंदर मैंने लिखाया था कि एडिशन मॉड्यूलो B ये बराबर होता है इसके भी और इसके भी, दोनों के बराबर होता है। आप चाहे ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको आपको प्रूफ करना है, ये एग्जाम के अंदर आया भी था। डा मॉर्गन लॉ आपको कल ही बता दिया था शायद प्रूफ करके। इसको देखिए, ये भी क्या है, एक समुच्चय के अंदर संक्रिया लगा करके जो अपन को लास्ट रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोई एक सेट मिलेगा, ठीक है ना। इधर भी कोई एक सेट मिलेगा। तो ये दो सेट हैं, तो इन दोनों सेटों को आपको इक्वल सिद्ध करना है। इक्वल सिद्ध कैसे करोगे, कैसे करोगे, यदि D सबसेट हो E का तथा E सबसेट हो D का, यदि आपने ये दिखा दिया तो D इक्वल हो जाएगा E के। ये बातें मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, 2-3 बार मैंने बता चुका हूँ, तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या, जूम इन जूम आउट की? हाँ जी, अपन इस सेट को लेकर के चलते हैं और जो एलिमेंट है इसके अंदर दिखा देते हैं। प्रत्येक एक्स के लिए प्रूफ है इसका, फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए एक्स है वो बिलोंग करता है, अपन ने मान लिया कि एक्स है वो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप वही प्रॉपर्टीज को यूज करो। एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है A यूनियन B में, तथा सममित अंतर की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, दो सेट है A और B, उनका डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन क्या थी, इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे जो एक्स ए के अंदर हो तथा बी के अंदर नहीं हो, यही डेफिनेशन थी। इसके अंदर वे सभी एलिमेंट आते हैं ए के जो ए के अंदर हैं तथा बी के अंदर नहीं है।
से x है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B। ये बात समझ में आई? एक बार फिर देख लीजिए, x यदि a माइनस बी के अंदर बिलोंग करता है तो दो समुच्चयों के जो अंतर है उसकी डेफिनेशन है कि x है वो a के अंदर बिलोंग करना चाहिए तथा b के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को अपन ने यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए, x है वो a में है, यूनियन का मतलब या x b में है या फिर दोनों के अंदर है। अब आपको लगाना है तथा x a इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप समझिए वेन आरेख से। आपके पास कोई एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B। ये क्या कहता है कि X है वो A इंटरसेक्शन B के अंदर नहीं है। ये मान लो A है, ये B है, ठीक है। तो यहां से ये क्या कह रहा है कि X है वो A इंटरसेक्शन B के अंदर नहीं है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर नहीं है। तो वो कहाँ हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और दोनों सेट के बाहर भी हो सकता है। तो आप कैसे लिखोगे कि x है वो या तो a के बाहर है, a के बाहर का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, a के बाहर कहीं भी हो सकता है, या फिर b के बाहर है, b के बाहर मतलब इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, इस क्षेत्र के बाहर यहाँ पर है, या फिर दोनों के बाहर है, इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर दिखाने के लिए आप क्या कहोगे कि ये एलिमेंट है वो a के बाहर है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट है तो उसको कैसे बताओगे कि ये b के बाहर है। यहाँ पर है तो आप कैसे बताओगे कि ये x है वो a के भी बाहर है और b के भी बाहर है, मतलब a के अंदर नहीं है और b के अंदर नहीं है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो, ये वेन आरेख से आसानी से समझ सकते हो आप। वेन आरेख समुच्चय के अंदर जो संक्रियाएं लगती है उसको समझने के लिए ही बनाया गया है। x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a या फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू b या फिर x a के अंदर भी नहीं है और b के अंदर भी नहीं है। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? कमेंट करना समझ में नहीं आई हो तो। x है वो a इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं है, इसका मतलब x है वो a के अंदर भी नहीं है या फिर b के अंदर भी नहीं है या फिर दोनों के अंदर भी नहीं है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो? आप अलग अलग पेयर बना सकते हो। दो केस बनेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है और इन दोनों में से भी कोई भी एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है तथा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये लिख सकते हो ना। दूसरी कंडीशन आप ये बना सकते हो x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पर यह लगा हुआ है तो बीच में अपन लगा देंगे या। ये इम्प्लाइज करके x, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, एक और दो, ये दोनों टर्म्स को ले लीजिए। x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू a, बीच में लगा हुआ है तथा, तो ये लगा देते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आपका यहाँ पर लगा हुआ है या, मतलब आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों में से एक ले सकते हो, इन दोनों में से एक लिख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपन ने इसमें से एक एलिमेंट ये ले लिया
और एक ये ले लिया। सेकंड कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार ये ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे, तो अपन बीच में क्या लगाएंगे, या। आप खुद से समझोगे इन चीजों को तभी आपके लिए बेटर है। या x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए ये डेफिनेशन निकल के आ गई, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, ये डेफिनेशन निकल के आ गई a माइनस बी की। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, x है वो बिलोंग करता है a माइनस बी में, या फिर x बिलोंग करता है b माइनस a में। अब देखिए x इसके अंदर बिलोंग करता है या फिर x इसके अंदर बिलोंग करता है या फिर दोनों के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब इन दोनों के यूनियन के अंदर वो बिलोंग करता है। x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यूनियन, यहाँ पर या का चिन्ह है, या है तो यूनियन आ जाएगा b माइनस ए। आपने यहाँ तक क्या बता दिया कि a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b ये सबसेट है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का। अब आपको बताना है कि ये वाला जो सेट है ये सबसेट है इसका। तो इसी प्रक्रिया को आप इधर की तरफ दोहरा दीजिए, नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अब क्या दिखा दिया कि ये वाला जो सेट है वो सबसेट है इस सेट का। अतः आप लिख सकते हो, अतः ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन आएगा इंटरसेक्शन, हाँ यूनियन ही आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपका प्रूफ हो गया। कितना सिंपल सा एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको एक बार इसकी जो प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम तक नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट लिखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उतार लिया। आप लोग कमेंट तो किया करो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सेकंड है, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये आपको प्रूफ करना है। सेम वही प्रोसेस है प्रूफ। ये सेकंड है इसका। फॉर एवरी, प्रत्येक एक्स के लिए पूरा का पूरा आपका ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें कैलकुलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आज जो अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का है। बाकी सारा पूरा का पूरा इसके अंदर थ्योरेटिकल है, थ्योरम्स है, वो आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करोगे, जब आपको डेफिनेशन पता होगी। चलो ये सेट्स की तो आपको डेफिनेशन पता है, आप 12th के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन जो आगे आप पढ़ने वाले हो उनकी डेफिनेशन शायद आपको पता नहीं होगी। तो पहले आपको डेफिनेशन आपको समझना है। डेफिनेशन अगर समझ में आ गई
तो आप थ्योरम को प्रूव कर दोगे आसानी से। समझ गए? प्रत्येक x के लिए आपने मान लिया x है वो बिलोंग करता है a माइनस बी यूनियन सी के अंदर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बिलोंग करता है a में, तथा माइनस का मतलब इसके अंदर नहीं करता, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x है वो बी यूनियन सी के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, आपने द मॉर्गन लॉ पढ़ा था ना, बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये द मॉर्गन लॉ पढ़ा था, कल ही बताया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स है वो बी के अंदर नहीं करता बिलोंग, या फिर सी के अंदर बिलोंग नहीं करता, या फिर दोनों के अंदर बिलोंग नहीं करता। समझ में आ गई ये बात? ये आप वेन आरेख से भी समझ सकते हो। यहाँ से x बिलोंग करता है a के अंदर, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यह आपने लिखा है द मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन के नियम से आपने ये लिख दिया, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ से x है वो बिलोंग करता है a में, तथा x है वो बिलोंग नहीं करता b के अंदर। x बिलोंग करता है a में, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर दो केस है आपके पास, इन दोनों में से या तो कोई एक सत्य होगा, या ये वाला या फिर ये वाला, या फिर दोनों सत्य होंगे। क्लियर है ना? लेकिन ये तो हमेशा ट्रू है कि x बिलोंग a के अंदर करेगा। तो अपने पास दो कंडीशन निकल के आते हैं कि x a के अंदर बिलोंग करता है तथा x b के अंदर बिलोंग करता है। दूसरी कंडीशन आपके निकल के आती है कि x a के अंदर बिलोंग करता है या फिर x c के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो आप इन दोनों के बीच में क्या लगाना होगा आपको, या। तो लिखिए इम्प्लाई x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आपको लगाना है बीच में या। ये समझ रहे हो ना कैसे लगा रहे हैं अपन, या फिर नहीं लगा रहे, कहाँ तथा लगा रहे हैं, कहाँ पर या लगा रहे हैं। या अपन इन दोनों की कंडीशन को देख करके लगा रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, और यहाँ तो ये तो आएगा ही। तो अपन ने क्या किया, एक बार इसको इसके साथ लिख दिया, लिख सकते हैं, या फिर अपन एक बार इसको इसके साथ लिख सकते हैं, या फिर दोनों को, ये दोनों कंडीशन है वो ट्रू हो सकती है। x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये डेफिनेशन है a माइनस बी की, और ये डेफिनेशन है a माइनस सी की। इम्प्लाई x बिलोंग्स टू a माइनस बी, या फिर x बिलोंग्स टू a माइनस सी। नेक्स्ट लिखिए कि x है वो a माइनस बी के अंदर बिलोंग कर रहा है या फिर a माइनस सी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर या है, तो अपन लगाएंगे यूनियन x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये उतार लीजिए।
एग्जाम्पल तो हमने सभी कर लिए हैं, अब एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं। मिटाएं। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए आपको प्रूफ करने हैं। नंबर 1 है बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा हुआ है ए सुपर सेट ऑफ बी। इसका मतलब यही होता है कि बी सबसेट ऑफ ए या फिर ए सुपर सेट ऑफ बी। तो आप यहाँ पर इसको बी सबसेट ऑफ ए लिख सकते हो। बी सबसेट ऑफ ए implies a minus c, b minus c is subset of a minus c, b minus c is subset of a minus c। हाँ, अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज लगा हुआ है। इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि आपके पास दो कथन है, एक तो कथन ये है और एक कथन ये है। इस कथन को सत्य मानते हुए आपको इस कथन को प्रूफ करना है। इस कथन को आप कैसे प्रूफ करोगे कि b माइनस सी सबसेट है a माइनस सी का, कैसे बताओगे? तब से मैं यही बता रहा हूँ कि यदि आपने इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर दिखा दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा। आपको इसको सत्य मानना है कि b है वो सबसेट है a का। प्रूफ माना। सबसे पहले आप मानते हो कि बी सबसेट ऑफ ए सत्य है, बी सबसेट ऑफ ए है। हमें सिद्ध करना है कि b माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस सी। यहाँ से अब देखिए प्रत्येक x के लिए आप क्या कर सकते हो? b माइनस सी से आप कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट लीजिए। आपने ले लिया x बिलोंग्स टू b माइनस सी। आपको इसको दिखाना है इस सेट के अंदर। इसके अंदर कैसे दिखा सकते हो कि x है वो बिलोंग करता है b में, तथा x है वो बिलोंग नहीं करता है c में। ये बात क्लियर है ना? x बिलोंग करता है b में तथा x डज नॉट बिलोंग टू c। अब आपके पास ये दिया हुआ है, आपने ये माना हुआ है कि b सबसेट ऑफ a। यदि x b के अंदर बिलोंग करता है तो x a के अंदर भी बिलोंग करेगा। सबसेट की प्रॉपर्टी तो यही है कि b सबसेट ऑफ a देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट a। समझ गए? x यदि b के अंदर है तो वो a के अंदर भी विद्यमान जरूर होगा यदि b सबसेट है a का है तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। क्यों? सिंस b इज सबसेट ऑफ a। ये जो अपन ने रिजल्ट लिखा है इसकी मदद से लिखा हुआ है, तो ये साइड में अपन ने लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ये किसकी डेफिनेशन हो गई? a माइनस सी की। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू a माइनस सी। इम्प्लाइज तो कुछ नहीं है, हेंस करके आप ले सकते हो। अतः b माइनस सी
इज सबसेट ऑफ ए माइनस सी। ये उतार लीजिए, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल से होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो पूछे बहुत कम जाते हैं, लेकिन आपको करने हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है इसका, बी सबसेट ऑफ ए। आपको बुक खरीदनी है JPH की, यदि किसी ने नहीं खरीदी हो तो। सेकंड है बी सबसेट ऑफ ए implies a minus b equals to b। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे? प्रूफ के अंदर देखिए, माना क्या मानना है, बी है सबसेट ए का, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब प्रत्येक एक्स के लिए ये आपको इक्वल बताने हैं, वहां पर सबसेट बताया था आपने, तो इक्वल के लिए इसको इसका सबसेट बताना है और इसको इसका सबसेट बताना है। यहां से आप लिखिए कि x है वो अपन लिया है a माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन लगाइए दो समुच्चयों के अंतर की, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी। बिलोंग और डज नॉट बिलोंग ये आपको पता ही होगा, कोई भी एलिमेंट को किसी सेट के अंदर दिखाने के लिए बिलोंग का यूज करते हैं। नहीं है सेट के अंदर एलिमेंट तो उसको डज नॉट बिलोंग से डिनोट करते हैं। अब देखिए, आपने ये माना हुआ है, वेन आर से समझिए इसको आसानी से। कोई दो सेट है आपके पास ए और बी, लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है बी की कि बी है वो सबसेट है ए का। मतलब ये आपके पास मान लो कोई सेट है ए और जो बी है वो सबसेट है ए का। ये ए है तो बी सबसेट कब होगा? जब ये इसके अंदर होगा, मतलब इस बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर होंगे तभी बी सबसेट होगा ए का। ठीक है ना। अब ये क्या कह रही है कंडीशन कि एक्स है वो बिलोंग नहीं करती ए माइनस बी के अंदर। यहाँ पर ए माइनस बी क्या है? ये मान लो आपका बी है। ए माइनस बी का मतलब ए में से आपको बी को निकालना है। ए में से यदि आपने ये बी निकाल दिया तो आपके पास बचेगा क्या? कौन सा क्षेत्र? ये वाला, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला आपके पास बचेगा। क्लियर है ना। अब एक्स है वो इस जो आपको पास डार्क क्षेत्र दिख रहा है इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, इस क्षेत्र के अंदर एक्स है वो नहीं है।
तो वो कहाँ हो सकता है? वो या तो बी के अंदर हो सकता है ना, या फिर ए के बाहर हो सकता है। दो ही कंडीशन है ना, या तो एक्स है वो बी के अंदर हो सकता है या फिर ए के बाहर हो सकता है। तो यहाँ से लिख दीजिए, अपन को तथा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है वो ए के बाहर हो सकता है या फिर बी के अंदर हो सकता है। तथा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट है एक्स, वो ए के बाहर है तथा बी के अंदर है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक एलिमेंट दो जगह पर हो। समझ रहे हो ना? तो यहां से आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर x बिलोंग्स टू बी। या तो ए के बाहर है, ए के बाहर को कैसे दिखाओगे कि ए के अंदर नहीं है, या फिर बी के अंदर है, तो ये दिखा दिया आपने। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये दो केसेज हो गए, दो कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है x बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल ट्रू है। तो अपन क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक तो कंडीशन ये हो जाती है। ठीक है, इन दोनों में से एक एक को लेकर के चलते हैं। एक को इसके साथ ले लिया, या लगा करके दूसरी को इसके साथ ले लिया, या लगा करके आप ले सकते हो x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू कुछ गलत हो रहा है कि कोई? एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अपना चल रहा है x बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। या फिर आप इसको ले सकते हो, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी। अब देखिए, या तो ये सही होगी या फिर ये सही होगा। ये जो स्टेटमेंट है, या तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। लेकिन आप देखिए, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x है वो a के अंदर है तथा x a के बाहर है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कोई सेट है आपके पास a, ये क्या कह रहा है कि x a के अंदर है, तथा दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या कह रही है, साथ के साथ होना चाहिए दोनों के दोनों, कि x a के अंदर है तथा x a के बाहर है। अब यही एलिमेंट a के अंदर भी हो सकता है और a के बाहर भी हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कोई भी एलिमेंट या तो सेट a के अंदर होगा या फिर सेट a के बाहर होगा। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती कि वो सेट के अंदर भी हो और सेट के बाहर भी हो। तो ये आपका संभव नहीं हो सकता। इसके लिए आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए संभव नहीं है, नहीं है। अतः आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी। आपको लाना क्या है कि x को बिलोंग दिखाना है आपको b के अंदर। कैसे दिखाओगे? यहां से तक तो आपके पास क्या आ गया कि x है वो बिलोंग कर गया a इंटरसेक्शन b के अंदर। अब b है वो सबसेट है a का। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? a इंटरसेक्शन b में। a इंटरसेक्शन b कौन सा क्षेत्र होगा?
दोनों के अंदर जो कॉमन क्षेत्र होगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा क्षेत्र होगा, ये वाला। दोनों में कॉमन यही तो है, ये छोटा वाला सेट बी। देखिए एक सेट के अंदर मान लो आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ये मान लो आपके पास सेट ए है, दूसरा सेट है बी 1 एंड 2। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 एंड 2, जो किसके बराबर है, बी के। ठीक है ना, मतलब जो छोटा वाला सेट है उसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू बी। क्यों, चूंकि बी सबसेट ऑफ ए और बी में से छोटा वाला सेट है बी, और जो कॉमन सेट आएगा, कॉमन एलिमेंट आएंगे वो बी के एलिमेंट आएंगे सभी। तो यहां से लिख लीजिए, अतः आपने क्या सिद्ध कर दिया अब तक, अतः आप लिख सकते हो कि a माइनस ऑफ a माइनस बी इज सबसेट ऑफ b। इसको दे दीजिए नाम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए वेन आरेख से समझना कितना आसान है, आपने देखा। थ्योरम वैसे आप समझ ही नहीं पाओगे यदि आपने वेन आरेख को यूज करते हुए कंडीशन को नहीं देखा। ये ए है, ये बी है आपका, और ये डार्क क्षेत्र रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ए माइनस बी को। इसका कन्वर्स देखिए, अभी अपन दिखाना जा रहे हैं बी को सबसेट ए माइनस ऑफ ए माइनस बी का। अब इसका कन्वर्स देखिए, अब अपन लेके चलते हैं प्रत्येक एक्स के लिए। एक्स का बी का अपन ने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया, एक्स, ये बी का ले लिया, और आपने मान रखा है, क्या मान रखा है कि बी है वो सबसेट है ए का। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप यहां से कि एक्स बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहीं से देखिए एक्स बिलोंग करता है बी के अंदर, और आपको लानी क्या फॉर्म है, ए माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म आपको लानी है। इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाओगे, एक्स है वो बिलोंग करता है बी के अंदर, मतलब इस क्षेत्र के अंदर बिलोंग करता है, तो इस क्षेत्र के अंदर बिलोंग करेगा, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये वाला जो डार्क क्षेत्र है इसके अंदर एक्स बिलोंग नहीं करेगा, इस क्षेत्र के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो आप उसको कैसे दिखाओगे कि एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा ए माइनस बी के अंदर। ठीक है ना, ए माइनस बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से आप देखिए वो इस क्षेत्र के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब यदि आप ए में से इस क्षेत्र को निकाल दो, ए में से इस क्षेत्र को निकाल दो, तो आपके पास क्या बचेगा, बी, जो आप लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग करेगा इस क्षेत्र के अंदर। यदि आप इसको ऐसे लिख दो कि एक्स बिलोंग करता है ए माइनस ऑफ ए माइनस बी, सेट, ये पूरा सेट है ए, इस पूरे सेट ए में से आपने जो डार्क वाला क्षेत्र है वो निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा, बी। तो आपने देखिए कि आपने सेट ए में से ये डार्क क्षेत्र निकाला है, तो एक्स इस क्षेत्र के अंदर
बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही चले अपन यहीं से देखते हुए और ये यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने x को b से लिया और आपने दिखा दिया x है वो a माइनस ऑफ a माइनस बी के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः x सॉरी b इज सबसेट ऑफ a माइनस ऑफ a माइनस b। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस ऑफ a माइनस बी इज सबसेट इज इक्वल्स टू b। ये लिख दिया, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी का थर्ड है a माइनस बी इक्वल्स टू a a minus b equal to a is implies a intersection b equals to 5। a intersection b equals to 5 ये आपको प्रूफ करना है। अभी बताया है ये क्या है स्टेटमेंट। इस कथन को आपको सत्य मानते हुए इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप मानोगे, माना a माइनस बी है वो बराबर है सेट ए के। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। यहाँ से आप देखिए कोई एक रैंडमली एलिमेंट लीजिए, आपको क्या दिखाना है, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। यदि संभव हो तो अपन ये मान के चलते हैं, यदि संभव हो तो माना y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये आपने माना है, कोई भी एक एलिमेंट लेकर के देखा है कि वो a इंटरसेक्शन b के अंदर आता है या फिर नहीं आता। यदि आगे चल करके कुछ गलत आ जाता है या फिर विरोधाभास आ जाता है तो अपन कह देंगे कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए यदि संभव हो तो अपन ने मान लिया कि y है वो a इंटरसेक्शन b के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ से वही डेफिनेशन लगाइए इंटरसेक्शन की, y बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। नेक्स्ट देखिए
y है वो बिलोंग करता है ए में तथा y बिलोंग करता है बी में, लेकिन आपको ये भी दिया हुआ है कि a है वो बराबर है a माइनस बी के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि y है a है वो बराबर है a माइनस बी के। इसका मतलब यदि y a के अंदर विद्यमान होगा तो वो a माइनस बी के अंदर भी विद्यमान होगा। तो आप a की जगह आप लिख सकते हो a माइनस बी, y बिलोंग्स टू a माइनस बी तथा y बिलोंग्स टू b। आपने कहाँ से लिखा है, सिंस a माइनस बी इक्वल्स टू a। अब यहाँ से a माइनस बी डिफरेंस वाली डेफिनेशन, y बिलोंग करता है a में तथा y बिलोंग नहीं करता b में तथा y बिलोंग्स टू b। अब देखिए यहाँ पर तीनों जगह दोनों जगह क्या लगा हुआ है, तथा, मतलब एक साथ तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आपने y को एलिमेंट को लिया a इंटरसेक्शन b के अंदर और आपने आगे चल करके देखा कि y है वो b में भी है, b के बाहर भी है और a के अंदर भी है। चलो अपन ये तो मान लेते हैं कि ये a के अंदर हो सकता है, b के बाहर हो सकता है, या फिर a के अंदर हो सकता है, b के अंदर हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि a के अंदर भी हो, b के अंदर भी हो और b के बाहर भी हो। ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आप ये यहाँ से लिख सकते हो जो कि हमारी मान्यता का विरोधाभास है या फिर जो कि संभव नहीं है, अतः a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उसको रहने दो, डायरेक्ट लिख दीजिए, जो कि संभव नहीं है, अतः जो आपने वो एलिमेंट माना है y के a इंटरसेक्शन b के अंदर y, वो आपकी मान्यता गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। अतः आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। ये आपकी प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी का ही, फिर आप लोगों का करना है सारे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल्स टू 5। ऐसे ही है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू 5। आपको ये बताना है कि a माइनस बी और b माइनस सी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होता है। सेम वैसे ही करना है, यदि संभव हो तो माना। तो माना कोई एलिमेंट है, x ले लो, x बिलोंग करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी। यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि x बिलोंग करता है a माइनस बी में तथा x बिलोंग करता है b माइनस सी में। यह आपको पता है कैसे लिखा है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन आप जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले लेक्चर 1 से 4 तक देखे, फिर ये देखे, आसानी से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा।
ये हो गया। फिर इसके बाद में x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो डिफरेंस की डेफिनेशन देखिए, x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये जो दो समुच्चयों का अंतर है उसकी डेफिनेशन से अपन ने ये लिख दिया। अब ये देखिए भाई, क्या ये पॉसिबल है चारों चीजें एक साथ, क्या पॉसिबल हो सकती है? चारों की चारों x को चारों जगह एग्जिस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तथा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। या लगा होता तो अपन देख लेते कि वो किसी दो सेट में होता है या फिर कोई तीन सेट में होता, लेकिन यहाँ पर तथा लगा है, इसका मतलब आपको x को चारों के अंदर दिखाना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x है वो b के अंदर भी है और b के बाहर भी है, जो कि संभव नहीं है। इन दोनों से निष्कर्ष निकाल के आप लिख सकते हो कि जो कि आप लिख लीजिए x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू b डैश, जो कि संभव नहीं है। अतः आप क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू 5। तो ये आपकी प्रूफ हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं पड़े तो आप वेन आरेख बना करके उसकी मदद से कर लेना, हो जाएंगे सभी, सिंपल से है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, काफी टाइम पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ना है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है गणितीय आगमन सिद्धांत से एग्जाम के अंदर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। अब तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए वहां से एक क्वेश्चन आपके आएगा, और जो आप गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ेंगे वहां से भी आएगा। और फिर एक क्वेश्चन और आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। कोई आपको कथन दिया हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसको आप नाम दे देते हो पी एन, ठीक है। कोई एक फंक्शन दिया हुआ होता है या फिर कोई भी एक सीरीज टाइप में दी हुई होती है, कथन दिया हुआ होता है, कहने का मतलब ये है उसके अंदर एन विद्यमान होता है, ठीक है ना। तो आप उस कथन को सत्य बताते हो यदि वो गणितीय आगमन सिद्धांत की पालन करता है। कैसे कि आप सबसे पहले उसको चेक करते हो n बराबर 1 पर, ठीक है। आप मानते हो कि वो कथन है वो n बराबर m के लिए सत्य है, और फिर आप दिखा देते हो कथन n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। इसको कथन को सत्य मानते हुए आप ये दिखाते हो। तो देखिए
कोई कथन अथवा साध्य, इसको नाम दे दिया है अपन ने Pn। क्या नाम दिया है? Pn। n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य होगा यदि कोई कथन है वो Pn, कोई कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्य हो। एक तो आपको ये चेक करना है। सेकंड आपको क्या चेक करना है? कथन को मानना है कि कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, और आपको ये सिद्ध करना है कि कथन m+1 के लिए सत्य होगा। तो कथन Pn बराबर m के लिए अपन डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। Pm implies Pm+1। इसका मतलब मैंने बता दिया था कि कथन को ये देखना है कि m के लिए ये कथन सत्य है, आपको ये मानना है। फिर आपको ये प्रूव करना है कथन m+1 के लिए। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इसको तो आपको सत्य मानना है, और इसकी मदद से आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना? एक एग्जांपल देखते हैं। ये उतार लो। ये उतार लो। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल जो हैं इम्पोर्टेंट्स हैं। अब देखिए, जो अपन फर्स्ट एग्जाम्पल करा रहे हैं वो 8 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है और 15 में भी आया हुआ है। उसके बाद भी आया होगा, बुक में अपडेट नहीं है। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल है, काफी इम्पोर्टेंट है, काफी टाइम आ चुका है एग्जाम में। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कोई कथन आपको दिया हुआ है, उस कथन का अपन नाम दे देते हैं प्रूफ में ही। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कोई कथन आपको दिया हो उसका उसको नाम दे देते हैं Pn। ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, ये चलता चला गया, और प्लस n का क्यूब। यदि आप इन n टर्म्स का ऐड करते हो तो ये बराबर होता है 1/4 n स्क्वायर 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। या यदि आप प्रथम 3 टर्म्स को ऐड करते हो तो यहाँ पर n बराबर 3 कर दो, जो वैल्यू आएगी इन तीनों के एडिशन के बराबर ही आएगी। समझ गए? तो ये आपको प्रूफ करना है। n बराबर यदि आप
2 लेते हो तो 2 टर्म्स को ऐड करो, n बराबर 2 यहाँ पर पुट करो, जो वैल्यू निकल के आएगी और जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो बराबर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। अभी यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, इन n टर्म्स को ऐड किया तो जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रूफ के अंदर देखिए, सबसे पहले प्रूफ में n बराबर 1 के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर अपन ने देखा था। सबसे पहले आप चेक करते हो कि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या फिर नहीं है। यदि वो n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कथन वहीं पर जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यदि n बराबर 1 के लिए सत्य है तो आप ये मान के चलोगे कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है और आप m+1 के लिए उसको सत्य बता दोगे। तो n बराबर 1 के लिए कोई कथन अपन देखते हैं कि ये सत्य है नहीं है। n बराबर 1 का मतलब क्या है कि जो LHS पार्ट है इसका, RHS पार्ट है, LHS पार्ट है वो बराबर हो RHS के। LHS पार्ट के अंदर n बराबर 1 ले रहे हो तो यहाँ पर एक ही टर्म को सॉल्व करके देखेंगे और यहाँ पर n बराबर 1 रख करके देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो इसके लिए इधर हो गया 1 का क्यूब, LHS बराबर तो क्या आता है ये 1, RHS में रखिए 1, RHS में 1 रखेंगे तो 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये 1, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4/4 1 आ गया ना। अब आप देखते हो कि LHS है वो बराबर है RHS के, अतः आप क्या लिख सकते हो, कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आप क्या करते हो, कथन को मान लेते हो कि n बराबर m के लिए सत्य है। अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, यह आपने मान लिया, यह आपने माना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर n की जगह आप क्या रख दोगे, m रख दोगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही चलता गया, आगे चल कर के आया m का क्यूब जो बराबर है, इधर भी m रखिए, n की जगह 1/4 m स्क्वायर m+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये कथन m+1 के लिए सत्य है या फिर नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए m+1 के लिए सत्य है या नहीं। दिया गया कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर m+1, ये m हो गया। इसकी नेक्स्ट जो टर्म है m+1 है, तो यहीं पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
प्लस ये चलता चला गया, अपना आ गया n का क्यूब प्लस n प्लस 1 का क्यूब। ये बात क्लियर है। अब देखिए जो RHS पार्ट है उसके अंदर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर m प्लस 1, n की जगह क्या रखेंगे m प्लस 1, या फिर आप यहाँ पर रख दीजिए m की जगह m प्लस 1। तो यहाँ पर m प्लस 1 रखेंगे m की जगह, m और n दोनों तो एक ही है, एक जैसे ही है ना। तो यहाँ पर m प्लस 1 रखते हैं m की जगह, यहीं पर रख दो चाहे 1/4, n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकंड के अंदर अपन रख रहे हैं m प्लस 1, तो m प्लस 1 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा m प्लस 1 और प्लस यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये अपन को दिखाना है कि ये सत्य है या फिर नहीं है। अब इसको इसके LHS पार्ट को लेकर के चले और आप दिखा दो कि LHS पार्ट को लेकर के चलते हुए आप RHS पार्ट को ले आते हो, तो ये जो कथन है वो सत्य होगा, बिल्कुल सही बात रहेगी। तो अब देखिए आपने लिया इसका LHS पार्ट, ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये चलता चला गया n क्यूब तक। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब, ये आप लेकर के चले। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट से एक नंबर इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो बताइए। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो m टर्म्स हैं उनका ऐड है वो बराबर होता है इसके। तो इन m टर्म्स की जगह आप लिख सकते हो 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो m प्लस 1 का क्यूब भी है m प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया? ये इसके बराबर में ही चलेगा, इसी को तो सोल्व कर रहे हैं अपन। ये समझ में आया या फिर नहीं आया ये बताइए। अब देखिए आपको लाना क्या है, वो सबसे पहले ये देखिए 1/4 ये है ही, m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लेके आना है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और m प्लस 1 का होल क्यूब है यहाँ पर। तो अपन यहाँ से 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो निकालिए 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर क्या बचा m स्क्वायर, और इधर क्या बचा देखिए 1/4 यहाँ पर नहीं है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो 1/4 बाहर निकाल लिया ना, आपके पास बचा क्या मल्टीप्लाई में 4। तो आप यहाँ से लिख सकते हो प्लस 4 m प्लस 1, m प्लस 1 का होल क्यूब है, ये बराबर आप लिख सकते हो m प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट m प्लस 1। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करके देखिए ये क्या बराबर आ रहा है, इसके m प्लस 2 का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखिए सोल्व करते हैं 1/4 दिख रहा है क्या नीचे, ऊपर ही लिखते हैं
मार लेना। अच्छा ये चल रहा है। इसके इक्वल में आप देखिए 1/4 m+1 का होल स्क्वायर और m स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4m+4, 4m+4। अब आप देखिए ये क्या m+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। m+2 का जो होल स्क्वायर है उसको कैसे बताओगे, m² + 2 × 2m मतलब 4m, और इधर भी 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये m+2 का क्या है, होल स्क्वायर है। और इधर क्या हो गया, m+1 का होल स्क्वायर 1/4। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अतः LHS बराबर RHS। अतः दिया गया कथन Pn आप लिखिए, अतः यहाँ से आप लिख लीजिए कि कथन n बराबर कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। यहाँ से आपने ये बता दिया, तो आप देखिए इन सब से निष्कर्ष निकाल के आप क्या लिख सकते हो, अतः दिया गया कथन Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए, n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये समझ में आया या फिर नहीं आया, ये तो आपने करे हुए हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो गणितीय आगमन सिद्धांत को, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चनों को करके देखना, एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उन सभी को करके देखना। आपसे जो नहीं आता उसको कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसको करा दूंगा। यदि आप नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझको तो सारी एग्जाम्पल करानी पड़ेगी फिर। तो आप करो और फिर मुझे बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल मुझे कराना है आपके लिए, ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। और पढ़े, ये लो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो तो आपको करना ही है, मैं नहीं करा रहा उसको, कल कराएंगे। आपसे नहीं होगा तो कमेंट के अंदर बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हो गए या फिर नहीं हो रहा। बुक के अंदर नहीं देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, वन अपॉन 1.3, 1 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट, ठीक है ना, 1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7
7 प्लस ऐसे ही चलते गए और आपके पास यहाँ पर जो टर्म आई 2n माइनस 1 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और इन सभी टर्म्स का जो ऐड है, इन सभी n टर्म्स का जो ऐड है वो बराबर होता है n अपॉन 2n प्लस 1 के। n अपॉन 2n प्लस 1 के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है घर पर। ये घर पे प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो कमेंट के अंदर बताना मुझे। कमेंट भी किया करो कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये एग्जाम्पल उतार लीजिए। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि ये सत्य है। कैसे करोगे? आप मान लो कि कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, आप चेक करते हो n बराबर 1 के लिए तो आप देखते हो 1.3 और इधर 1 रखते हो तो 1 अपॉन 2n 2.1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1/3 और इधर से क्या हो गया 1/3। ये कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। यदि सत्य नहीं होता तो आप इसको इस कथन को यहीं पर गलत बता देते, आगे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। फिर आप करते हो n बराबर m के लिए, ये आप मान लेते हो कि माना n कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो इसके अंदर n की जगह आप रख देते हो m प्लस n। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो 90% बच्चे गलती करते हैं, जब आप इसके अंदर m प्लस 1 रखते हो, m प्लस 1 रखते हो तो क्या करते हैं, तो इसके अंदर मान लो m प्लस 1 रखना है n की जगह, तो 1 अपॉन 2m प्लस 1 रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, n की जगह रखना है आपको m प्लस 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 2m प्लस 2 माइनस 1, जो इक्वल होता है 2m प्लस 1 के। ठीक है ना। यहाँ पर आप -1 करते तो वो हो जाता। कहने का मतलब समझ गए। ये ब्रैकेट लगा करके आपको m प्लस 1 की वैल्यू रखनी है तो आपका ठीक रहेगा। यहीं पर गलती होती है आपसे, एग्जाम के अंदर भी यहीं पर होगी और आप करोगे जब भी यहीं पर गलती होगी। सभी से नहीं, खुद से होगी। ठीक है, कल मिलते हैं।